हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको पश्चिम एशिया के एक और टॉपिक जो है कमाल पाशा द्वारा तुर्की का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब उसका आधुनिकीकरण कैसे हुआ, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पश्चिम एशिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, तो आप उसे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग आसानी से पश्चिम एशिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो आप आसानी से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। खलीफा के पद की समाप्ति के पश्चात तुर्की में सही अर्थ में गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो अब हम सोच रहे हैं खलीफा होता क्या है। तो खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया मतलब इस्लामी कानून और उससे चलने वाली जितनी भी राजकीय व्यवस्था है उसका शासक होता है, उसे खलीफा कहा जाता है। खलीफा का जो पद था वो तुर्की में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और इस पद की आखिरकार समाप्ति कर दी जाती है और उसके पश्चात तुर्की में सही अर्थ में गणतंत्र की स्थापना की जाती है। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को प्रशिक्षित नए संविधान को लागू किया जाता है। तो इस तरह 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को क्या होता है कि प्रशिक्षित नए संविधान को लागू किया जाता है और इसके अनुसार देश की सार्वभौम सत्ता राष्ट्र के लोगों में निहित हो जाती है। तो इस तरह इस संविधान के लागू होने के बाद देश की सार्वभौम सत्ता जो होती है वो वहाँ के जनता मतलब वहाँ के लोगों में निहित हो जाती है और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। वहाँ की ग्रैंड नेशनल असेंबली इसका प्रतिनिधित्व करती है और भाषण, विचारों की अभिव्यक्ति, प्रकाशन तथा घूमने की स्वतंत्रता तुर्की में प्रदान की जाती है इस संविधान द्वारा। तो स्पष्ट है कि तुर्की का संविधान पाश्चात्य गणराज्यों के आदर्शों पर बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरह तुर्की का जो संविधान है वो पाश्चात्य गणराज्यों मतलब यूरोपीय देशों से प्रभावित होकर उनके आदर्शों पर चलकर ये संविधान तैयार किया जाता है। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने गाज़ी की उपाधि धारण की। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो होता है वो गाज़ी की उपाधि धारण करता है और कालांतर में तुर्कियों ने उन्हें क्या कहा? अतातुर्की उपाधि भी उन्हें दी जाती है। अतातुर्क क्या होता है? तुर्की का पिता। तुर्की का पिता उन्हें कहा गया जिसे अतातुर्क कहते हैं। और इसकी उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तुर्क के लोगों द्वारा कमाल पाशा को दी जाती है और कालांतर में तुर्की ने उसे पूर्व तक कमाल पाशा तुर्की के नवनिर्माण में व्यस्त रहा। तो इस तरह अधिकतर जो कमाल पाशा था वो अपने तुर्की के नवनिर्माण में ही अधिकतर व्यस्त रहा और मुस्तफ़ा कमाल पाशा का निरंकुश शासन उसकी निरंकुशता व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर राष्ट्रहित के लिए थी। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था वो निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था तुर्की में, लेकिन वो ये जो निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो राष्ट्र के हित के लिए ही निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता था तुर्की में। अब हम देखेंगे कि तुर्की में उसके द्वारा क्या क्या आधुनिकीकरण किया गया, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, क्या क्या सुधार हुए। तो चलिए देखते हैं। कमाल ने तुर्कों के नवनिर्माण के लिए देश में सुधारों की अनेक योजनाएं लागू की। तो इस तरह तुर्की में कमाल पाशा द्वारा बहुत से ऐसे नवनिर्माण किए जाते हैं, बहुत से सुधार किए जाते हैं और बहुत सारी योजनाएं भी लागू की जाती है। लेकिन उससे पहले हम कमाल के 3 मुख्य उद्देश्यों को देख लेते हैं जो प्रमुख माने जाते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था कमाल पाशा का वो था खलीफा पद तथा सुल्तानियत की समाप्ति। तो वो खलीफा पद को समाप्त करना चाहता था और सुल्तानियत को भी समाप्ति चाहता था और उसके बाद ऑटोमन संस्थाओं तथा परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो वो जो ऑटोमन संस्था थी जो धार्मिक मतलब खलीफा के पद से जुड़ी हुई थी, जितनी भी संस्थाएं थीं, जितनी भी परंपराएं थीं, उसे वो जड़ से हटाना चाहता था तुर्की से।
तुर्की को सभी दृष्टि से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। तो इसका एक और उद्देश्य था कि वो तुर्की को सभी दृष्टि से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहता था। और तीसरा उसका उद्देश्य था धर्मनिरपेक्षता एवं पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का गहरा प्रभाव। तो पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति जो थी उसका गहरा प्रभाव कमाल पाशा पे था, इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करता था। मतलब धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म में कोई भेदभाव नहीं, और अतः उसने तुर्की का यूरोपीयकरण करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो यूरोपीय देशों से प्रभावित हो रहा था, उसके आदर्शों पे उसने संविधान की भी स्थापना की थी, तो उसी तरह वो तुर्की का यूरोपीयकरण करना शुरू कर दिया था उसने। और दूसरी विशेषता उसका अहिंसात्मक स्वरूप था। तो वो अहिंसात्मक स्वरूप के को अपने हिस्सेदारी में लागू करना चाहता था। और उसका एकमात्र और उद्देश्य था कि वो अहिंसात्मक नीति से आगे बढ़ता चले। और यही कारण है कि कमाल के द्वारा तुर्की में जो क्रांति हुई वह अहिंसात्मक स्वरूप था। तो उसने अहिंसात्मक स्वरूप को अपनाया और इस तरह तुर्की में क्रांति भी हुई, तो वो अहिंसात्मक ही थी। अब हम कमाल के 6 सिद्धांत को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था प्रजातंत्रवाद, दूसरा था राष्ट्रवाद, तीसरा था नियंत्रित अर्थवाद, चौथा था धर्मनिरपेक्षवाद, पांचवा था क्रांतिवाद और छठा था समानतावाद। ये कमाल के 6 सिद्धांत थे, इसे याद रखिएगा। पहला प्रजातंत्रवाद, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा नियंत्रित अर्थवाद, फिर धर्मनिरपेक्षवाद, क्रांतिवाद और समानतावाद। अब हम सबसे पहले देखेंगे गणतंत्रवाद। तो 1 नवंबर 1922 को तुर्की में सुल्तान के पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो 1922 को क्या होता है, 1 नवंबर 1922 को तुर्की में सुल्तान के पद को समाप्त कर दिया जाता है। और 1 अक्टूबर 1922 ईस्वी को तुर्की में एक गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना की जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि इसका अध्यक्ष मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही बनता है जब गणतंत्र की स्थापना की जाती है। और इस गणराज्य का नया संविधान 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को लागू किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो नया संविधान बनाया जाता है कमाल पाशा द्वारा, वो कब लागू किया जाता है, 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को लागू किया जाता है। और इसके अनुसार व्यवस्थापिका एवं कार्यकारिणी का अधिकार जो होता है वो राष्ट्र सभा के हाथ में रखा जाता है। तो जितनी भी व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी का जो अधिकार थे वो राष्ट्रीय सभा में ही रखा जाता है, उनके हाथों में दे दिया जाता है। तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति की व्यवस्था भी की जाती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की जाती है जो मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकार जितने भी लोगों को दिए गए थे वो भी उसकी भी व्यवस्था की जाती है। और नया कानून विधान भी बनाया जाता है जो पश्चिमी देशों की तरह होता है। पश्चिमी देशों की तरह इसलिए क्योंकि उसका जो संविधान था वो पश्चिमी आदर्शों पर ही बना हुआ था। और इस तरह उसके मौलिक अधिकार भी जो थे उसकी व्यवस्था भी किसके द्वारा की गई थी, पश्चिमी आदर्शों के द्वारा। और न्यायपालिका मतलब नया कानून विधान जो बनाया गया था वो भी पश्चिमी देशों की तरह ही था। और कमाल की पीपल्स पार्टी ही तुर्की का एकमात्र दल रही। तो कमाल पाशा द्वारा जो एक पार्टी बनाई गई थी जिसे पीपल्स पार्टी कहते हैं, वो भी तुर्की का एकमात्र दल रही, बाकी कोई दल नहीं थे तुर्की में। और कमाल के इन सुधारों से देश में गणतंत्रवाद की भावना का भी प्रचार होता है, क्योंकि इस तरह लोगों में निहित कर दी जाती है, जितनी भी शक्तियाँ होती है वो लोगों में ही निहित होती है। और इस तरह से कमाल ने गणतंत्रवाद की स्थापना कर दी तुर्की में। अब हम देखेंगे उसका दूसरा सुधार, राष्ट्रवाद। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाज, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी सुधार लाकर देश में राष्ट्रवाद का भी यथेष्ट प्रचार किया। तो इस तरह मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो होता है वो समाज, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी सुधार लाकर और देश में राष्ट्रवाद की यथेष्ट प्रचार करता है। किस तरह, समाज और शिक्षा के आदि क्षेत्रों में सुधार लाकर। और इस काल में तुर्की समाज का पूर्णतः पश्चिमीकरण किया गया।
तो इस तरह तुर्की समाज का पश्चिमीकरण किया जाता है, पाश्चात्य देशों के आदर्शों पर चलता है और उसने खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया तथा सुल्तान एवं उसके वंशजों को तुर्की से निर्वासित कर दिया। तो इस तरह जिस तरह धार्मिक जितने भी लोग जुड़े हुए थे इस संविधान से, या फिर उनके पद दिए गए थे, या फिर जो प्रमुख पद था खलीफा का पद उसे भी समाप्त कर दिया गया, सुल्तान के पद को भी समाप्त कर दिया और उनके वंशजों को भी तुर्की से निर्वासित कर दिया जाता है। और इस तरह पूर्णतः जो धर्म का एक प्रभाव था राजनीति में उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है इस द्वारा, और धर्मनिरपेक्ष देश राज्य की भी स्थापना की जाती है तुर्की में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वेशभूषा में परिवर्तन। तो इस तरह तुर्की में पश्चिमी वेशभूषा तथा रस्म रिवाजों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो कमाल पाशा था वो पश्चिमी देशों से कितना प्रभावित था कि उसने तुर्की में पश्चिमी वेशभूषा और रस्म रिवाजों को भी प्रोत्साहित किया। फेस टोपी के स्थान पर हैट पहनने का नियम बनाया गया। सलाम करने की पुरानी प्रथा को हटाकर हाथ मिलाने की प्रथा चलाई जाती है और दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस तरह जो सबसे पहले तुर्की में लोग सलाम करते थे उसे हटाकर हाथ मिलाने की प्रथा चलाई जाती है और पश्चिमी वेशभूषा में भी बहुत परिवर्तन किए जाते हैं। रस्म रिवाजों में भी पश्चिमीकरण का एक प्रभाव होता है और फेस टोपी के स्थान पर उन्हें हैट पहनने को कहा जाता है, उसका एक नियम भी बनाया जाता है। हम चौथा देखेंगे, जो पॉइंट है वो है स्त्रियों की दशा में सुधार। तो कमाल ने स्त्रियों की दशा को सुधारने का भी एक महान प्रयास किया और पर्दे तथा बुरखे की प्रथा समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरह जो कमाल पाशा था वो स्त्रियों की दशा में भी सुधार करना चाहता था और इस तरह उसने पर्दे और बुरखे की प्रथा को भी समाप्त कर दिया और बाल विवाह, बहु विवाह आदि का भी उसने अंत कर दिया। सिविल विवाह को कानूनी घोषित कर दिया जाता है और स्त्री को तलाक का अधिकार भी दे दिया जाता है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार हुआ और सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। तो स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आगे की पढ़ाई करें, शिक्षा लें और स्त्रियों के पुरुषों के समान अधिकार उन्हें दिए जाते हैं। जिस तरह असमानता थी स्त्री और पुरुष में, उसी तरह समानता प्रदान की जाती है। स्त्रियों को भी अधिकार दिया जाता है कि वो भी अधिकार उन्हें भी अधिकार मिले और स्त्रियां विधानसभा की सदस्य भी होने लग जाती हैं और इस तरह कमाल के सुधारों के वजह से नारी जगत में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, शिक्षा भाषा लिपि में सुधार। तो किस तरह उसने शिक्षा के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष बनाया, क्योंकि उसने सारे धार्मिक जितने भी पद थे उसे समाप्त कर दिया, खलीफा के महत्वपूर्ण पद को भी समाप्त कर दिया। तो पूर्णतः राजनीति से, शिक्षा से, भाषा से, लिपि से, हर तरह से वो जो जितने भी धार्मिक पद थे उसे समाप्त करना चाहता था और वो बिल्कुल भी राजनीति में धर्म को बिल्कुल भी आने देना नहीं चाहता था। और इस तरह उसने पश्चिमी स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की भांति में तुर्की में नए शैक्षणिक संस्थान भी खोले गए। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का पश्चिमी देशों के नमूने पर ही इसे स्थापित किया जाता है। तो शैक्षणिक संस्थान भी खोले जाते हैं पश्चिमी स्कूलों से प्रभावित होते हैं और प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है, वो भी पश्चिमी देशों के नमूने पर ही आधारित होती है। और इस तरह तुर्की का शैक्षणिक स्थानों का पुनर्गठन किया जाता है और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता है। विदेशों से योग्य शिक्षक तुर्की में बुलाए जाते हैं। तो इस तरह कमाल पाशा जो था वो पूर्णतः पश्चिमीकरण करना चाह रहा था अपने देश का, अपने राज्य का, और विदेशों से योग्य शिक्षक भी उसने मंगवाए। और कमाल ने अरबी लिपि के स्थान पर उसने क्या किया कि जो पहले से तुर्की में अरबी लिपि चली आ रही थी उसके बदले उसने रोमन लिपि को अनिवार्य बना दिया और तुर्की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का यथासंभव उसने बहिष्कार कर दिया। तो इस तरह तुर्की भाषा में जो अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था उसे भी उसने बहिष्कार कर दिया और फ्रेंच भाषा की भी पढ़ाई की उसने शुरुआत करवा दी। तो इस तरह
फ्रेंच भाषा की भी पढ़ाई उसने शुरू करवा दी और रोमन लिपि को अनिवार्य बना दिया और अरबी फारसी के शब्दों को का बहिष्कार कर दिया। तो इस तरह वो पूर्णतः पश्चिमीकरण करना चाह रहा था। अब हम आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इतने सारे पॉइंट्स मैं एक ही वीडियो में बता दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।